Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel, and today we will discuss about Gauss divergence theorem. तो जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है वो बेसिकली आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है, जैसे मेनली जो आपकी ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल जो आपने किया हुआ है, बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद दो जो मेन जो थ्योरम आती है आपकी वो है डाइवर्जेंस थ्योरम एंड सेकंड वन है वो आपकी है स्टोक्स थ्योरम। तो आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। दिस थ्योरम कन्वर्ट द सरफेस इंटीग्रल इनटू द वॉल्यूम इंटीग्रल। तो बेसिकली जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो एक तरह से हमारा एक कन्वर्जन बताती है, कोई भी वेक्टर फील्ड है, ठीक है, उसका अगर हमें क्या पता है, सरफेस इंटीग्रल पता है, तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, वॉल्यूम इंटीग्रल के अंदर। तो मैथमेटिकली भी हम बात करेंगे और हम बात करेंगे इसके बारे में, जो स्टेटमेंट है वो क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फील्ड A taken over a closed surface S enclosing the volume V is equal to the volume integral of the divergence of a given vector field A taken over the volume V enclosed by the same surface, that is S। ठीक है, कि एक तरह से ये जो थ्योरम है वो हमें क्या बताती है कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर फील्ड ए टेकन ओवर ए क्लोज सरफेस एस। ठीक है, आप किसी वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हो जिसको आप रिप्रेजेंट किससे कर रहे हो, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सरफेस एरिया है वो क्या है, एस है, और जो वॉल्यूम उस रीजन के कोरस्पॉन्डिंग है वो आपका क्या है, कैपिटल बी से डिनोट किया हुआ है। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो मैथमेटिकली भी अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होगा कि सरफेस इंटीग्रल है वो किसके इक्वल होगा, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर, और हम वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे फिर उस वेक्टर का, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर और साथ में उसका क्या होगा, आपका वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। ठीक है, तो ये हमने क्या है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी शो की है कि ए डॉट डी एस, जो जनरली हम क्या शो करते हैं, फ्लक्स हम शो करते हैं किसी भी वेक्टर फील्ड की कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है कि ई डॉट डी एस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारा किससे शो किया जाता है, एक तरह से ई डॉट डी एस से। यहाँ पे जो अपना वेक्टर फील्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेम उसी तरह से क्या होगा कि हम जैसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में आपका क्या होता है, बी डॉट डी एस से रिप्रेजेंट करते हो आप। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि कोई वेक्टर फील्ड की बात कर रही है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि सरफेस इंटीग्रल फॉर दैट वेक्टर फील्ड अपना क्या हो जाएगा, ए डॉट डी एस। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा होगा डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। डाइवर्जेंस हमारा बेटा क्या होता है, आपका डेल डॉट ए होता है। ठीक है, डेल यहाँ पे क्या होता है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, करली बाई करली एक्स आई, करली बाई करली वाई जे, प्लस करली बाई करली जेड के होता है। ठीक है, तो आपको एक तरह से क्या लेना है, इस डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ इसका क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, आप इनको ऑपरेट करोगे एंड ऑपरेट करने के बाद फिर हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास वॉल्यूम है उसके कोरस्पॉन्डिंग हमने क्या लेना है, वॉल्यूम इंटीग्रल लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम देखते हैं तो अपने पास क्या है कि सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड है उसके उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, एक तरह से वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो यही है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कि एक तरह से कोई भी वेक्टर फील्ड है जिसका हमारे पास क्या है, सरफेस इंटीग्रल है, और हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, वॉल्यूम इंटीग्रल में, विद द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो मेन पर्पज क्या हो गया कि अगर आपको कोई वेक्टर फील्ड है उसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम इंटीग्रल दिया हुआ है, या फिर हम वॉल्यूम इंटीग्रल को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सरफेस इंटीग्रल। आपस में ये एक तरह से कन्वर्जन हमें पता चलता है, लेकिन यहाँ पे आप यूज क्या करोगे कि कोई भी वेक्टर फील्ड होगा उसका सरफेस इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड एंड वॉल्यूम इंटीग्रल ओवर दैट वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद जो फिगर की हम बात कर रहे हैं वो एक तरह से क्लोज सरफेस है, वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये अपना क्या होगा, जेड एक्सिस होगी। इसमें हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा एक तरह से रीजन हमने ले लिया जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमने कहा कि कोई एस सरफेस एरिया है, और इस पूरी रीजन के कोरस्पॉन्डिंग जो एनक्लोज जो वॉल्यूम है वो हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल बी से। ठीक है, व्हेन एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, वही मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ कि ए डॉट डी एस इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, एरिया की जो परपेंडिकुलर वेक्टर डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, आपकी एन कैप होती है। ठीक है, तो ए डॉट हम क्या ले सकते हैं, एन कैप ले सकते हैं, और आपका क्या होगा डी एस, इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट ए एंड साथ में आपका क्या होगा डी वी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद आप बता सकते हो कि एन कैप है वो हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट दैट इज एस। ठीक है, जो भी एरिया एलिमेंट
एलिमेंट आप लेके चल रही हो उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रही हैं, एन कैप से। लेट इमेजिन द वॉल्यूम V enclosed by surface area S drawn in the vector field A is divided into the large number say n of infinitesimally small volume element, that is V1, delta V2, delta V3 and delta Vn, enclosed by surface area delta S1, delta S2, delta S3 and delta Sn respectively। ठीक है, तो ये यही बात कर रहा है कि जो ये फिगर होगी इसमें, चलो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए ये आपको बताया कि जैसे हमने 4 रीजन की बात की है, ठीक है, जिसने क्या कहा कि पूरा का पूरा एक तरह से हम कोई रीजन कंसिडर करके चल रही है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग सरफेस एरिया है वो क्या हो गया आपका एस हो गया, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो टोटल वॉल्यूम है वो किससे रिप्रेजेंट कर रही है, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसको डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब स्मॉल एलिमेंट्स है उन पोर्शंस में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे हम नेमिंग कर सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो फर्स्ट पोर्शन है उसके कोरस्पॉन्डिंग है वो एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है। ठीक है, एंड वो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो क्या होगा, डेल्टा V1। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखना, यहाँ पे जो ट्रायंगल की तरह से शो करते हैं वो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, एंड जो डेल होता है वो इनवर्स ऑफ दिस होता है जिसको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को मिक्स मत करना, जनरली जो बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं एग्जाम में वो गलती पक्का करते हैं इस चीज की, तो आप चीजें ध्यान रखना। अब आपका क्या हो गया, हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें, जैसे ये नेमिंग मैंने यहाँ पे दे रखी है, तो ये फर्स्ट रीजन है हमारा, तो हम फर्स्ट रीजन के लिए क्या कहेंगे, जो एरिया होगा वो क्या होगा, S1 हो गया। ठीक है, सेकंड रीजन है वो उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे एरिया कितना है, S2 है। थर्ड रीजन के कोरस्पॉन्डिंग एरिया है वो S3 हो गया। फोर्थ रीजन उसके कोरस्पॉन्डिंग एरिया क्या हो गया हमारा, S4 हो गया। सेम उसी तरह से हम कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम एलिमेंट है वो बहुत स्मॉल है, डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3 एंड डेल्टा V4 हो गया। अब ये हमने नेमिंग कर ली, और ये जस्ट हम अपनी कन्वीनियंस के लिए बस ये 4 पोर्शन है वो दिखा रही हैं, लेकिन हम बताएंगे कि भाई जो हमने वॉल्यूम एलिमेंट या फिर हम जो सरफेस एरिया लेके चल रही है वो छोटे छोटे जो एलिमेंट्स में जिसमें हमने डिवाइड किया है वो हमारा 1 2 3 4 5 और n तक जा सकता है। ठीक है, हमने n तक लिया है उसको डिवाइड किया है, और सबके कोरस्पॉन्डिंग फिर हम नेमिंग करके बोल सकते हैं कि डेल्टा V1 फर्स्ट की कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है, एंड डेल्टा S1 है वो हमारा क्या होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग सरफेस एरिया है। ठीक है, फ्लक्स थ्रू द वेक्टर फील्ड, अब जैसे हमने क्या कहा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यही है कि हमारा सब जो फ्लक्स होगा या फिर हम कह सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड इज इक्वल टू डेल डॉट ए एंड आपका क्या होगा, डीवी हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि सेम इसी थ्योरम का हम यूज करके हम किसी फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम लिखेंगे, फर्स्ट जो रीजन हम कंसिडर करके चल रही है उस फर्स्ट वॉल्यूम एलिमेंट के लिए हमने इसको लिखा, तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया हमारा है, जिस एरिया के कोरस्पॉन्डिंग हम सरफेस इंटीग्रल लेके चल रही है वो अपना क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा। S1 हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे, ए डॉट डी एस इज इक्वल टू डेल डॉट ए, और साथ में हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा V1 हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या कहेंगे, सेम उसी तरह से जो फ्लक्स की इंफॉर्मेशन है वो हम सेकंड के लिए लिख लेंगे, बस आपको चेंज क्या करना है, जैसे वहां पे S1 लिखा था यहाँ पे आपका S2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। सेम उसी तरह से S3 हो जाएगा, डेल्टा V3 हो जाएगा, और हम कहेंगे कि n तक हम इसी तरह से लिख सकते हैं, तो लास्ट जो हमारी टर्म होगी वो हमारी क्या हो जाएगी कि ए डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, Sn के कोरस्पॉन्डिंग है। उसके बाद हम लिखेंगे कि डेल डॉट ए, और आपका क्या हो गया, डेल्टा Vn हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हमने ये डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब वॉल्यूम एलिमेंट थे उनके लिए लिख लिया, पहले फर्स्ट के लिए लिखा, सेकंड के लिए लिखा, थर्ड के लिए लिखा, कंटिन्यू करके हमने क्या कहा कि जो हमने nth वॉल्यूम एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम उन्हें उसके लिए लिख ली सेम जो इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे कि अब इसको हम पूरे को कंबाइन करेंगे। ठीक है, कंबाइन करेंगे तो हमें सिंपली क्या करना है, उन सब सारा जो फ्लक्स हमने फर्स्ट रीजन के कोरस्पॉन्डिंग, सेकंड के कोरस्पॉन्डिंग, थर्ड के कोरस्पॉन्डिंग, nth की कोरस्पॉन्डिंग जो भी है उसको हमने क्या कर दिया, ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, S1 के कोरस्पॉन्डिंग, S2 के कोरस्पॉन्डिंग सरफेस इंटीग्रल, Sn के कोरस्पॉन्डिंग, और इधर अपना क्या आ जाएगा, डेल डॉट ए एंड डेल्टा V1, डेल्टा V2 एंड लास्ट में अपना क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा Vn हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन होगी, इसको हम फिर आप क्या कर सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल हम किसी ith एलिमेंट है उसके लिए बात कर रही हैं, और ith एलिमेंट में हम दिखा सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं समेशन के अंदर हमने उसको जिसको ऐड कर दिया,
और सभी जो वेरिएशन थे वो मतलब एक तरह से क्या था, डिस्क्रीट वेरिएशन था। हम उसको क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, समेशन यूज करेंगे। समेशन के लिए हमने क्या करना है कि हमारा जो, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं किसकी, ith एलिमेंट की बात कर रही है, तो ith एलिमेंट के लिए आप क्या लिखोगे कि यहाँ पे जो वेरिएशन होगा वो क्या होगा, किसी ith एलिमेंट की बात कर रही है तो i इज इक्वल टू 1 से लेकर आपका क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे आपने S1 S2 and Sn लिखा था, हम यहाँ पे लिखेंगे Si, क्योंकि हमारा अब जो वेरिएबल है वो अपना क्या है, i है। ठीक है, क्योंकि हमने उस चीज को क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया। ठीक है, पहले हमने फर्स्ट के लिए लिखा, सेकंड के लिए लिखा, nth के लिए लिखा, अब हमने उस चीज को जनरलाइज करके किसी ith वॉल्यूम एलिमेंट के लिए उस चीज को लिख दिया, और हम कहेंगे कि जो i का वेरिएशन है वो हमारा 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नाउ i इज द वेरिएबल। ठीक है, और जो वैल्यू है वो क्या होगी, i इज इक्वल टू 1 से लेकर आपका n तक होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a डॉट ds, सेम चीज हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अब जो रेड में जो मैंने पोर्शन किया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब समझते हैं, जो मेन यहाँ पे ट्रिक है वो क्या है कि कंसिडर द टू वॉल्यूम एलिमेंट, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। हम दो जो वॉल्यूम एलिमेंट है उनको कंसिडर करके चल रही हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड सेकंड। इट इज क्लियर दैट द कॉमन फेस आउटफ्लो ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट एंड द इनवर्ड फ्लो ऑफ द सेकंड ड्यू टू द अपोजिट साइन कैंसल ईच अदर। ठीक है, therefore the sum of the total outflow through these two elements is equal to the outflow through the surface of combined volume of the both element। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसने क्या कहा कि बात हम किसकी कर रहे हैं, दो वॉल्यूम एलिमेंट की कर रहे हैं। ठीक है, एंड दो वॉल्यूम एलिमेंट कौन से हैं, एक फर्स्ट ले लिया और एक आपका क्या ले लिया, सेकंड। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट के कोरस्पॉन्डिंग बेटा हमारा ये रीजन होगा, ये वाला जो बॉक्स आप कंसिडर करके चल रही हो, ये वाला। ठीक है, अब हमने क्या कहा, इसकी कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या है, डेल्टा V1, और इसके कोरस्पॉन्डिंग सरफेस एरिया है वो अपना क्या हो गया, डेल्टा S1 हो गया। यहाँ पे डेल्टा V2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा, ये आपका S2 हो गया। अब आपका क्या होगा, अब आप देखोगे कि ये वाला जो रीजन है और आपका जो ये वाला रीजन है, ठीक है, दोनों रीजन्स के अंदर क्या है कि जो ये मिड वाली जो लाइन है, ये वाला पोर्शन है, वो हमारा क्या है, एक तरह से कॉमन है। ठीक है, कि एक रीजन ये है हमारा और एक रीजन हमारा क्या है, ये है, और इन दोनों के बीच में अगर मैं बात कर रही हूँ, नेमिंग के अकॉर्डिंग बात करी है, तो BCDN आपका जो G है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फेस कॉमन है। ये दोनों वॉल्यूम एलिमेंट को एक तरह से हम कह सकते हैं कि कंबाइन करता है। अब कंबाइन करेगा तो हमने क्या कहा था कि हम कोई भी एरिया कंसिडर करते हैं, वहां से जो फ्लक्स के जो फ्लो होता है वो एक तरह से क्या होता है, मतलब एक तरह से उस एरिया की जो डायरेक्शन होती है, वो फील्ड की डायरेक्शन आपकी आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि एरिया की जो डायरेक्शन होगी एन कैप की जिसकी हम बात करते हैं, वो एक तरह से नॉर्मल होता है। नॉर्मल होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी तो इस फेस के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम फर्स्ट रीजन के अंदर हैं तो इसकी डायरेक्शन होगी वो हमारी राइट हैंड साइड में होगी। ठीक है, जैसे मैंने ग्रीन एरो से जो रिप्रेजेंट किया हुआ है, सेम उसी तरह से आप देखोगे कि जब आप सेकंड रीजन के अंदर हो, तो ये जो फेस होगा इसकी डायरेक्शन आपकी क्या होगी, आपकी लेफ्ट हैंड साइड में होगी। ठीक है, तो आप इस चीज को बताओगे कि जहां हम, अगर हम दो वॉल्यूम एलिमेंट है उनको कंसिडर करके चल रही है, एक अपना नेमिंग आप दे सकती हो कि एक फर्स्ट हो गया, एक आपका क्या होगा, सेकंड हो गया, तो आप बताओगे कि दोनों के बीच में, फिगर से भी पता चल ही रहा है, आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में एक जो फेस है उसकी नेमिंग के साथ हम बता सकते हैं कि BCDNG वो एक रीजन है जो दोनों के लिए कंबाइन है। और ये जो रीजन है इसके लिए हम बात करेंगे कि जब हम जब फर्स्ट वाले रीजन में अगर खड़े होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या है, एक तरह से अगर मैं बात करती हूँ यहाँ से फर्स्ट रीजन में, तो हमारी जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की वो एक तरह से किस में है, आपकी राइट हैंड साइड में है। अगर हम सेकंड में है तो इसकी डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड में। तो रीजन है सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो एक तरह से क्या है, अपोजिट है। उसकी वजह से इसने क्या बोला है कि अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड की बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो एक के लिए जो मतलब आउटफ्लो होगा, एक के लिए वो आउटफ्लो होगा और दूसरे के लिए वो क्या हो जाएगा, इनवर्ड फ्लो होगा। ठीक है, तो दोनों जो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। Therefore, sum of the total outflow through these two elements is equal to the outflow through the surface S and combined volume of both the
बोथ एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो रीजन कंसिडर होगा वो दोनों का जो सरफेस एरिया होगा और दोनों की कंबाइंड जो वॉल्यूम होगी वो इफेक्ट करेगी, क्योंकि इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा था, बीच वाला जो फेस था वही सेपरेट कर रहा था। अब बीच वाला जो फेस है वो उसका नेट इफेक्ट एक दूसरे को एक तरह से क्या कर रहा है, कैंसल आउट कर रहा है। तो जो अब जो कंट्रीब्यूट करेगी वो टोटल जो फ्लक्स है उसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो मतलब टोटल जो सरफेस एरिया है और जो दोनों की कंबाइंड एक तरह से वॉल्यूम है। ठीक है, ये हमने किसके लिए बात की, फर्स्ट एंड सेकंड के लिए की। ठीक है, जैसे हमने ये एग्जांपल के लिए ले लिया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब आप इन दोनों को छोड़ दो बेटा, आप आ जाओ सेकंड एंड थर्ड में। सेकंड एंड थर्ड में आओगे तो आपका जो ये वाला फेस है ये भी दोनों के बीच में कंबाइन है, तो एक तरह से इसका इफेक्ट भी कैंसल आउट हो गया। तो अब आपका टू एंड थर्ड का जितना भी सरफेस एरिया होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जितनी भी वॉल्यूम होगी वही कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। सेम उसी तरह से हम कहेंगे थर्ड के लिए एंड फोर्थ के लिए, जो बीच का जो सरफेस है, बीच का जो रीजन है, फेस है, वो हमारा क्या करेगा, एक तरह से कैंसल आउट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि सिमिलरली वी कैन टेक ऑल द अदर वॉल्यूम एलिमेंट्स इन द पेयर सो दैट ऑल द वॉल्यूम एलिमेंट्स आर टेकन अंडर कंसिडरेशन एंड द नेट आउटफ्लो कैन बी डिटरमाइंड अक्रॉस द सरफेस। तो इस तरह से हम सभी के लिए एक तरह से पेयर में ले सकते हैं और सभी के लिए हमें यही चीज मिलेगी कि जो मतलब एक तरह से इन दोनों का जो कंबाइन है फेस वो एक तरह से कैंसल आउट है उसका इफेक्ट, और नेट जो इफेक्ट है वो किसकी वजह से है, टोटल सरफेस एंड जो टोटल वॉल्यूम है उसकी वजह से है। ठीक है, therefore the total outflow through all the volume element is equal to the net outflow through the surface S which encloses all the volume element having total volume V। ठीक है, तो मतलब नेट इफेक्ट होगा वो किसकी वजह से होगा कि कितना टोटल सरफेस एरिया है और उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम है वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया कि जो मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड था जिसपे हमने एक तरह से डिस्क्रीट वेरिएशन लिया था इसका कि i इज इक्वल टू 1 से लेकर n हो गया, और si का वेरिएशन आप देख रहे थे, इसको इसने कंबाइंड फॉर्म में एक तरह से कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन ओवर दैट सरफेस दैट इज s वो ले लिया। ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, थर्ड होगी। अब यही चीज थी कि जो लिमिट्स थी, जो डिस्क्रीट वेरिएशन था वो एक तरह से कंटिन्यू हो गया कि कंप्लीट जो सरफेस है जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ द इक्वेशन सेकंड विल बी, जो हमारा राइट हैंड साइड है वो हमारा एज इट इज है, और हमने जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पोर्शन था, जो फ्लक्स हम डिनोट कर रहे थे डिस्क्रीट वेरिएशन, अब वो हमारा कॉन्टिन्यूअस में आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, ए डॉट डी एस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आपका एन हो गया, और डेल डॉट ए एंड डेल्टा वी आई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक तरह से एक कंडीशन लगा रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इफ वी टेक एन टेंड्स टू इंफिनिटी, हमने क्या कहा कि जितना भी वॉल्यूम है, जितना सरफेस एरिया हम कंसिडर करके चल रहे हैं, अगर हम उसको, अब तक हमने क्या कहा था कि उनको हम मतलब एक तरह से छोटे छोटे पोर्शन उनमें डिवाइड कर रही हैं, और वो जो मतलब एक तरह से वॉल्यूम एलिमेंट हम डिसाइड कर रहे थे वो हमने एन पार्ट्स में उनको डिवाइड किया था। अब इसलिए कंडीशन क्या यूज की है कि फॉर एग्जाम्पल एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, कि मतलब जितने पोर्शन में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं वो एन बहुत ज्यादा है। अब एन अगर बहुत ज्यादा है बच्चों, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, एक तरह से बहुत स्मॉल हो जाएगा। जो वॉल्यूम हम कंसिडर करके चल रही है वो बहुत स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितने पोर्शन आप कट करते जाओगे उसके कोरस्पॉन्डिंग जितनी वॉल्यूम है वो क्या होती जाएगी, एक तरह से कम होती जाएगी। ठीक है, और अगर हमने कह दिया कि n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट्स में उसको डिवाइड किया है, तो एक की कोरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम होगी वो बहुत कम होगी। तो हमने क्या लिखा कि अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी देन डेल्टा वी आई टेंड्स टू 0। इस कंडीशन के साथ हम क्या कहेंगे कि फिर जो ये वॉल्यूम का जो वेरिएशन था, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट हमने यहाँ पे यूज कर दी, कंडीशन हम कह सकते हैं कि n टेंड्स टू, इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी देन डेल्टा वी आई टेंड्स टू 0। देन हमारा जो ये वाला जो वेरिएशन था, एक तरह से मतलब जो हमने डिस्क्रीट वेरिएशन लिया था वो भी एक तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। वो मतलब हम उन चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो हमने क्या कर दिया, इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर ए। ठीक है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन ऑलरेडी आ चुका था इक्वेशन थर्ड, और ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन फोर्थ। इन दोनों का यूज करके हम फाइनल रिजल्ट है वो क्या कहेंगे कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ आपका वेक्टर दैट इज ए, तो आपका क्या हो जाएगा, ए डॉट डी एस, और मतलब क्लोज रीजन आप कंसिडर करके चल रही हैं तो हम ये
क्या करते हैं, लूप यूज करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए डॉट डी एस इज इक्वल टू डेल डॉट ए एन आपका डीवी हो गया। ठीक है, तो ये एक तरह से आपकी क्या होगी, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम होगी। तो मेनली जो पर्पस है वो सिर्फ इतना ही है कि आप सरफेस इंटीग्रल है उसको कन्वर्ट कर सकते हो इसके अंदर वॉल्यूम इंटीग्रल में, और वॉल्यूम इंटीग्रल में यूज करने के लिए आप क्या यूज करोगे, डाइवर्जेंस। ठीक है, और डाइवर्जेंस सिंपली क्या होता है, एक तरह से डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है, डेल जो होता है, और उसके साथ हम कोई भी वेक्टर फील्ड जो लेते हैं उसके हमें क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। ठीक है, तो सिंपल ए डॉट डी एस इज इक्वल टू डेल डॉट ए एंड डीवी, और यही हमारी क्या है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। आई जस्ट होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए प्लीज, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।